मैं ये हाँ जी। जानना चाहता हूँ, ये राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का मकसद क्या है? क्या फितूर है इनके दिमाग में कि ये वहां जाकर के इंडियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं, पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जाता, जबकि 40-40 मिनट के इनके भाषण होते हैं। तो इस तरह की फेक खबरें ये भारत के बारे में क्यों फैला रहे हैं? देखिए ओंकार जी, इसके प्रमुख 8 कारण हैं। जी जी। उस 8 कारण के पहले मैं थोड़ी सी भूमिका बांधूंगा। जिस देश में उनकी कोई पूछ नहीं है, उनके बारे में सब वो जानते हैं कि उनकी कैलिबर क्या है, छवि क्या है, उनका चरित्र क्या है, वो विदेश में जाके अपना चूरन बेचना चाहते हैं। विदेश जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उनका कई 8 मकसद हैं। पहला, जी कि परसेप्शन वॉर में मोदी जी को हराओ। और मोदी जी से घृणा करते करते वो इस मकाम पे पहुंच गए हैं कि वो भारत का विरोध करने लगे हैं विदेश 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 में। मैं उनका ध्यान बटाना चाहता हूं, 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब इंदिरा जी इंग्लैंड गई थी तो उनसे किसी पत्रकार ने पूछा था हिंदुस्तान के प्रजातंत्र के बारे में, तो इंदिरा जी ने क्या कहा था? ये हमारा घर का मामला है, हम हिंदुस्तान में बात करेंगे, हम विदेश में इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। अडवाणी जी जब विदेश गए थे, उनसे भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न पूछा गया था। उन्होंने भी कहा कि हमारा देश का आंतरिक मामला है, हम देश में बात करेंगे, यहाँ सिर्फ देश के पक्ष में बात करेंगे। वाजपेयी जी भी ऐसे ही कह रहे थे। तो सवाल पैदा होता है, अपने दादी से तो सीख लो थोड़ा गुण कि उनकी सोच क्या थी। तो ये जो जाता है राहुल गांधी, एक परसेप्शन वॉर में मोदी जी को हराना चाहता है, एक माहौल बनाना चाहता है। कैसा माहौल? जिसमें मोदी जी की छवि खराब हो। उसके बाद दुश्मन, हिंदुस्तान के जो दुश्मन है, उसको खुश करने का प्रयत्न। फिर सीक्रेट, ये मेरा अनुमान है, सीक्रेटली कुछ लोग को खुश करके, कुछ हिंदुस्तान के दुश्मनों को खुश करके चुप चुप से फंडिंग लेना और वहीं कहीं पार्क कर देना। फिर हिंदुस्तान के दुश्मनों के साथ कंस्पायर करना, उनके साथ षड्यंत्र करना। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, ये जो अमेरिका गया है राहुल गांधी, उसके जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं सब मुस्लिम्स हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। ये साफ नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं। तो यदि पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं तो उनको किसने भेजा? आईएसआई के लिए। और ये कैसी कैसी कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाता है, आईएसआई के कुछ फंक्शनरीज वहां पहुंच जाते हैं। किस लिए? कोऑर्डिनेट करने के लिए राहुल गांधी के साथ। तो राहुल गांधी को क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या मित्र है? क्या आईएसआई राहुल गांधी का मित्र है या देश का दुश्मन है? और वही नहीं, जब राहुल गांधी एड्रेस करता है तो सेलेक्टेड पीपल को ही, लोगों को ही अंदर आने की अनुमति है, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि नॉर्मल लोग घुस गए तो उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो बड़ा टफ सिस्टम है। व्हाट्सएप पे आप दीजिए, फिर आपका कोड होगा, अपना पर्टिकुलर दीजिए, वो वेटिंग होगा, फिर आपको एक ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, तभी आप आ सकते हैं। आप इतना प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं तो प्रजा का सामना कीजिए ना। आप सेलेक्टेड क्राउड अपने चमचों को खाली बुलाते हैं और उस चमचे में सब आईएसआई के एजेंट्स होंगे और आपके मर्जी की, आपके लिए गर्दन हिलाएंगे। एक और बिंदु, जब वहां गए हैं तो एक सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि नेशनल एंथम हो रहा है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो नेशनल एंथम रोक दिया जाता है और एक औरत कहती है ये ट्रायल रन था। अरे आप नेशनल एंथम के साथ ट्रायल रन करते हो क्या? यही है आपका, यही सम्मान है राष्ट्रगान के प्रति? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपना मन का संतुलन खो बैठे हैं। और मैथिली हम बाबू रामधारी सिंह दिनकर जी को कोट करूंगा, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। राहुल गांधी का विवेक पूर्ण रूप से मर चुका है। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे टिप्पणी करने जा रहा हूं जी जी। ओंकार जी। और मैं, मतलब राहुल गांधी के व्यवहार से बहुत व्यथित हूं, दुखी हूं। और इसलिए आज इतिहास के वो पन्ने मैं खोलूंगा कि राहुल गांधी को पता चलेगा कि उसकी औकात क्या है।
मैंने बहुत मेहनत किया है आपके चैनल पे आने से पहले, बहुत रिसर्च किया है, बहुत रिसर्च किया। पहली बात, राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुस्तान में प्रजातंत्र खतरे में है। हाँ, ये सच है, प्रजातंत्र खतरे में है। किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। नहीं राहुल गांधी, तुम्हारी वजह से खतरे में है। जब पाकिस्तान, मणिशंकर एयर पाकिस्तान जाता है कि मोदी जी को हटाने में मदद करो, उस समय प्रजातंत्र खतरे में नजर नहीं आया। दुश्मन के पास जाके बोलते हो ये बातें। अब आते हैं ओंकार जी, मेरे पास करीब 31 पॉइंट है, 31 पॉइंट्स है कि किस तरह से डेमोक्रेसी नेहरू परिवार के जमाने में खतरे में था और आज खतरे में नहीं है। आज खतरे में नहीं है, उसका मैं 2-3 मिनट में व्याख्या करूंगा, बट इतिहास के पन्नों को मैं आज उधेड़ूंगा। पहला 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की, तब प्रजातंत्र कहां था? जब साधुओं को और गौरक्षकों पर दिल्ली में इंदिरा गांधी ने फायर करवाया 7 नवंबर 1966 को, जिसमें कहा जाता है 375 साधु और गौरक्षक मारे गए और अनऑफिशियली फिगर है 5000 का, कहां था प्रजातंत्र? जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इलेक्शन होता है, जब तक नेहरू परिवार का आशीर्वाद नहीं हो तब तक वो आदमी जीत ही नहीं सकता है। कहां गया प्रजातंत्र? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने? 14 वोट मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। यस। और प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू। तब कहां था प्रजातंत्र? कहां था डेमोक्रेसी? नेहरू कैसे बना? जबकि कांग्रेस चीफ स्टेट्स के सरदार वल्लभ भाई जी के लिए वोट किए थे। 1984 डायट्स, छठा पॉइंट, 1984 डायट्स, कहां गया प्रजातंत्र? मैं उन समय ओंकार जी, मैं दिल्ली में पोस्टेड था, दिल्ली कैंट में, जनकपुरी में रहता था। मैंने आंखों के सामने देखा है, छोटे छोटे बच्चे, जले हुआ शरीर, टायर उनके गले में, वो विभत्स रूप रख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहां गया था प्रजातंत्र? क्यों नहीं आर्मी को बुलाया गया? राजीव गांधी ने क्यों नहीं आर्मी को बुलाया? विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स राजीव गांधी बोलता है, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, कंपन होता है। आप 1-2-3 व्यक्तियों ने षड्यंत्र करके इंदिरा जी को मारा, आप पूरे कम्युनिटी पे ये हरकत करोगे? जब मनमोहन सिंह ने ऑर्डिनेंस लाना चाहा था एज प्रधानमंत्री कि जो कन्विक्टेड लेजिस्लेटर लेकर होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, राहुल गांधी ने पब्लिकली वो कागज को फाड़ा था। और उस समय में मनमोहन सिंह जी अमेरिका में थे और प्रेसिडेंट से नेक्स्ट डे मिलने वाले थे। यह देश की ये इज्जत आपने बरकरार किया, आप ही ने बनाया उसको प्रधानमंत्री। श्रीलंका में, सोशल मीडिया में अब देख लीजिए ओंकार जी, 8वां पॉइंट ये है, श्रीलंका में सोनिया और मनमोहन सिंह जाते हैं, मनमोहन सिंह पीछे पीछे जा रहे हैं और वो श्रीलंकन प्रेसिडेंट सोनिया को पहली चेयर देता है, बैठाता है। मनमोहन सिंह इंतजार करते हैं कि महारानी मुझे हुक्म दीजिए तो मैं बैठता हूं। अरे हद होती है, वो प्रधानमंत्री है देश का। ये किस कैपेसिटी में राहुल गांधी ने चाइना के साथ 2008 में एमओयू साइन किया? किस कैपेसिटी में? उस समय प्रजातंत्र खतरे में नहीं आई। दिल्ली में एक सोशल मीडिया में वायरल है एक वीडियो, ऑफिशियल मीटिंग में मनमोहन सिंह आके कुर्सी पे बैठे हुए हैं, एक बंदा आता है, उठा देता है उनको, ये तो सोनिया जी का जगह है। तब प्रजातंत्र खतरे में नहीं आई है? देश का प्रधानमंत्री उठ जाएगा क्योंकि महारानी आई हैं। महारानी का क्या इतिहास है ओंकार जी, आपको भी पता है, मैं उतना नीचे नहीं जाऊंगा स्तर पे, आपको भी पता है लंदन में कहां पे वो नौकरी करती थी और क्या क्या होता था। खैर उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जब इमरजेंसी का पेपर साइन होना था तो इंदिरा जी सच नहीं है कि जोर जबरदस्ती करके फखरुद्दीन अहमद से साइन करवा ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब उनका इलेक्शन कैंसिल किया था तो क्यों नहीं रिजाइन किया? उस समय जुडिशरी के लिए रिस्पेक्ट नहीं था। ये सच नहीं है कि जेल सिंह जी एज ए प्रेसिडेंट इंदिरा के पास आते थे और वहां जो भी डॉक्यूमेंट होता साइन करते थे? तब राष्ट्रपति का सम्मान ठीक था। और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट हाउस अनेक्स करें तो राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। जब ये अपीजमेंट पॉलिसी पूरा नेहरू परिवार फॉलो की है और हिंदूज के खिलाफ कानून पे कानून बनाई है, जिसका मैं व्याख्या करूंगा, तब प्रजातंत्र खतरे में नहीं था। आर्टिकल 25, 28, 30A 1950 में
HRCE एक्ट 51, SCB MPL एक्ट 1956, फिर सेकुलरिज्म का 1975, माइनॉरिटी एक्ट 1992, पावर एक्ट 1991, वक्फ बोर्ड एक्ट 1995, राम सेतु पे इमेजिन कीजिए। सोनिया कहती है कि भगवान राम तो इमेजिनरी है, वो तो है ही नहीं, और अब ये बोलते हैं राम मंदिर पे जाएंगे। सैफरन टेरर 2009, 15वां पॉइंट, जब गोल्ड गिरवी रखा गया था नेहरू परिवार की गलती से, तब प्रजातंत्र खतरे में नहीं थी। जब इंदिरा गांधी 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड की और मिस्टर AN रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाई सुप्रीम कोर्ट का, तब प्रजातंत्र खतरे में नहीं था। और इंदिरा गांधी ने खुद मिस्टर AN रे से बात किया था कि मैं, आप देश के चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं? वो भौचक्का हो गए, आवाज तो पहचान लिए थे कि इंदिरा जी का आवाज है। तो उन्होंने कहा, इंदिरा ने कहा कि 2 घंटे का टाइम देती हूं, सोच के बताइए। 1.5 घंटा में AN रे साहब कहते हैं हाँ मैं बनना चाहता हूं। तब प्रजातंत्र खतरे में नहीं था। जब इंदिरा गांधी ने निहत्थे असमीज पर दागी थी मिसाइल, तब प्रजातंत्र कहां था? बाबू जयप्रकाश नारायण जी को जिस तरह से किडनी फेलियर कराया गया था, उस समय कहां गया था प्रजातंत्र? सेंगोल का अपमान हुआ, कहां गया था प्रजातंत्र? शाहबानो केस क्यों पलट दिया गया, कहां गया था न्याय? जब इंदिरा गांधी आर्टिकल 356 7 बार इस्तेमाल की 1967 और 1969 के बीच में, और कांग्रेस 90 टाइम्स यूज की है, कहां गया प्रजातंत्र? स्टेट्स में जब कुछ ऑफिशियल बिल्डिंग इनॉग्रेट होता है, आपको भी पता है, तमिलनाडु हो गया, उत्तराखंड हो गया, सोनिया जाती है, मनमोहन सिंह उसके पीछे पीछे। क्या स्टेट का चीफ मिनिस्टर मर गया है? स्टेट का गवर्नर मर गया है? उस समय कहां गया प्रजातंत्र? सबसे बड़ी बात जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, सोनिया एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, बाप रे बाप, ये क्या है? एंड शी वाज द बॉस, और सब फाइल उसके पास जाता था। प्रजातंत्र ऐसे चलता है क्या? महारानी के पास फाइल जाएगा अप्रूवल के लिए? मनमोहन सिंह, हद होता है सहने की, घुटने टेकने की। हाउ कैन शी हैव एक्सेस? क्या उसने शपथ लिया कि देश की गोपनीयता मेंटेन करेगी? नहीं, उसके पास फाइल क्यों जाती थी? उसके बाद ये जितने, जैसा मैंने कहा कि स्टेट्स में सोनिया गांधी जाके इनोग्रेट करती थी क्योंकि नाम छपवाना है। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मारा गया जम्मू एंड कश्मीर में, क्या ये सच नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला का ये साजिश था? कहां गया प्रजातंत्र उस समय? 370 क्यों डाला गया जम्मू एंड कश्मीर में नेहरू के द्वारा? मतलब एक जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल खास है, बाकी स्टेट्स ऐसे ही बकवास है। जब देश को लूट रहे थे, लूट रहा था नेहरू परिवार, तब कहां गया था? जब JLSK सिन्हा वाइस चीफ, जो चीफ बनने वाले थे, उनको नहीं बनने दिया गया, तब कहां गया था रेस्पेक्ट फॉर आर्म्ड फोर्सेस? इंदिरा गांधी ने स्टेट गवर्नमेंट्स को 50 बार डिसमिस किया है। उस समय प्रजातंत्र की याद नहीं आई थी। राहुल गांधी डोकलाम के समय चाइनीज एम्बेसडर के साथ मिलता है, डिनर खाता है, और जो मीडिया पीछे पड़ी तो डिनाई कर गया, नहीं हम तो मिले नहीं। अरे इतना कावर्ड हो तुम, सत्य का सामना क्यों नहीं करते हो? और जब चाइनीज बोले कि हाँ हमारे एम्बेसडर मिले थे राहुल गांधी, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, तो एडमिट किया। क्या बातचीत हुई? पब्लिक डोमेन में आना चाहिए ना। 1.5-2 घंटा जब डिनर खाए हो तो 2-2.5 घंटा बैठे हो गए, क्या बातचीत हुई? मानसरोवर जाने के समय चाइनीज पोस्ट पे क्यों गया राहुल गांधी? इंडियन पोस्ट पे क्यों नहीं गया? वो थैला में कौन सा कागज था जिसका आदान प्रदान हुआ? देश ऐसे सुरक्षित होगा, प्रजातंत्र ऐसे सुरक्षित होगी? राहुल गांधी खुद बोल रहा है कि 1980 आज की स्थिति वैसे ही 1980 में थे, जैसे दलितों का शोषण होता था वैसे यहाँ शोषण हो रहा है। सिक्स सेफ नहीं है, वो नहीं सेफ है, वो सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है। अरे इतना, ये कैसा आदमी है? इसका IQ लेवल तो ओंकार जी 0 भी नहीं है, माइनस है। अरे 1980 में तो तुम्हारी दादी थी बॉस, तुम दादी पे अपना उंगली उठा रहे हो। अरे कुछ तो होमवर्क कर लिया करो। तो ये तो खाली सैंपल में 31 उदाहरण दिया हूं जो पूरा पर्दाफाश करता है राहुल गांधी को। सबसे बड़ी बात है कि भारत का बढ़ता हुआ कद, ओंकार जी, मोदी जी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पे छवि, ये इसको पच नहीं रहा है, और ये दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहा है।
अभी जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है वो क्या है ओंकार जी? देखिए सोशल मीडिया, अमेरिकन और यूरोपियंस बोलना शुरू किए इंडियन ट्रेन नॉट सेफ, नॉट सेफ, क्योंकि जर्मनी सोचता है कि ट्रेन बनाना तो हमारी जिम्मेदारी है। हो गया शुरू, बैंड बजना शुरू हुआ है। और ये कौन लोग थे जिन्होंने किया? आईएसआई के डायरेक्शन में हिंदुस्तान के जयचंद्स, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व है, एक या दो पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है। आपको भी पता है मैं किसके तरफ इशारा कर रहा हूं। सीबीआई इंक्वायरी से इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? करके क्या बोलते हैं, सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है कि अब कानून का हाथ तुम्हारे गर्दन की तरफ बढ़ रहा है और सत्य सामने आएगा। तो जो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगेगा तो तुमको उत्तर देना पड़ेगा। इट इज नथिंग लेस देन ट्रीजन। ये राष्ट्रद्रोह है। 800 कहा जा रहा है, लेटेस्ट फिगर 800 लोग मारे गए। जो मोहम्मद शरीफ है, जो एसएचओ था उस गांव के बगल में जो रेलवे स्टेशन है, वो क्यों भोग रहा है? किसके इन्फ्लुएंस में आया? आज देखिए सोशल मीडिया पे है कि एक बच्चा साउथ इंडिया में तो पटरी पे डाल रहा है पत्थर, पटरी के बीच में टायर डाला जा रहा है। ये क्या हो रहा है? वंदे भारत पे पत्थरबाजी हो रही, ये क्या हो रहा है इस देश में? आपको यदि मोदी जी को हराना है तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ, लंबी लाइन खींचो। मोदी जी की जितनी लाइन है उससे लंबी लाइन खींचो। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, फॉलो द रूल्स ऑफ फाइट, डेमोक्रेसी का रूल्स फॉलो करो। इस तरह से देश के साथ देशद्रोह। ओंकार जी, मैं कन्विंस्ड हूं कि राहुल गांधी चाहे इंग्लैंड गया हो चाहे अमेरिका भी गया हो, ये राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उस पर चलना चाहिए। 30 दिन में फास्ट ट्रैक लगाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए और उसका फैसला सुनाइए और इस आदमी को देश के बाहर उठा के फेंक दीजिए। पर्सन नॉन ग्राटा। ऐसे ऐसे सांप को हिंदुस्तान में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये डसते रहेंगे हमारी भारत मां को। ये हमको विकास के रोक पे बहुत बड़ा बाधा है। ये लोग, इनको खाली सत्ता चाहिए ताकि लूट सकें। दुकानदारी बंद हो गई है 2014 के बाद, पेट में ये दर्द हो रहा है। और लूट का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ओंकार जी। जब 2012 में जब रफाल L1 घोषित हुआ था, L1 मतलब लोएस्ट वन, मतलब टेक्निकली ओके, फाइनेंशियल बीट को मद्देनजर रखते हुए L1 लोएस्ट वन। सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हुआ 14 जून 2014 तक या मई तक? क्योंकि मलाई नहीं पहुंचा था। सब कुछ हो गया, CFA अप्रूवल हो गया, सब कुछ हो गया, वेटिंग हो गया, फाइनेंस क्लियरेंस हो गया, L1 घोषित हो गया, एक्सेप्टेड इन ऑल फॉर्म्स। और जब मलाई नहीं पहुंचा तो एंटनी क्या लिखता है फाइल पे? री एग्जामिन द इश्यू, ताकि फिर 8 साल का लूप में चला जाए। मतलब ओंकार जी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है ये देश कैसे चल रहा है। और जो भी प्रगति हम लोग कर रहे हैं, इतने षड्यंत्र के बाद भी मोदी जी जैसे एक इंजन बोगी को खींचता है, वैसे देश को प्रगति की राह पे ले जा रहे हैं। और ये लोग राष्ट्रद्रोह करते हैं। धिक्कार है इनको, धिक्कार है ऐसे ऐसे लोगों को इस देश जो राष्ट्रद्रोह करते हैं। अरे पॉलिटिक्स में हो तो सही माने से मोदी जी को हराओ ना, परफॉर्मेंस अपना बढ़ाओ। उस मैथ्स में 100 में से 99 लाते हैं तो तुम 99.9 लाके दिखाओ। वो नहीं करेंगे, दुश्मनों के साथ हाथ मिलाएंगे। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाएगा, ISI ऑर्गेनाइज अमेरिका में मीटिंग अटेंड करेंगे, सब मुसलमान पाकिस्तान ISI के थे। दुख लगता है ओंकार जी, बहुत दुख लगता है। दिस इज नॉट द वे। ऐसे देश नहीं चलेगा। और ये ऐसे करते रहेंगे, फिर यदि जो गति होती है देश की, उस गति में बाधा आती है ओंकार जी। देश को सोचना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा। देशवासियों को मैं अपील करता हूं कि आपको ये सब दिखता नहीं है जो मैं ये पॉइंट बोला हूं, और दिखता है तो फिर इसको क्यों सपोर्ट करते हो ऐसे ऐसे आदमी को? मोदी जी को मारने के लिए आप 30 सेकेंड्स और, मोदी जी को मारने के लिए आप लश्कर तौबा को के लड़की को भेजते हो और उसको क्लीन चिट दिया, चिदम्बरम देता है। दिस इज रियली टू मच ओंकार जी, टू मच। ये अनबियरेबल है, ये असहनीय है, मतलब हद होती है इस लो लेवल ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ ओंकार जी।